हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15th ऑफ मार्च एंड 15th ऑफ मार्च एंड 14th ऑफ मार्च दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो कल होली थी और आप जानते हो कि ये वीडियो हमेशा 10 बजे आता है और आपको पता है कि होली के दिन अगर होली के दिन मस्ती नहीं करोगे तो लाइफ आपकी वेस्ट है, क्योंकि साल में एक बार आता है होली। तो आपको और मुझे भी एंजॉय करने का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए मैं आज लेट उठा और आपके लिए न्यूज़पेपर का इन्वेस्टर्स का वीडियो मैंने जरूर बनाया आपके लिए। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या क्या हूं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रुपी का सिंबल है, जो कि आप जानते हो कि हमारा रुपीस का सिंबल है वो देवनागरी स्क्रिप्ट पर है। क्लियर? और वो किसने बनाया था और कब एडॉप्ट किया था इंडिया ने, वो भी बताऊंगा। अब क्या हुआ कि तमिलनाडु की बजट में, जब बजट पास करा तमिलनाडु असेंबली में, तो इसके अंदर रुपी का सिंबल तमिल लैंग्वेज में बना दिया और उसकी एक कंट्रोवर्सी बन गई। अब क्या क्या तमिलनाडु और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर क्रिएटिव इकोनॉमी, देखो क्या है, गवर्नमेंट ने, अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक फंड डेवलप किया है। अब कितने बिलियन का वो मैं आपको बताऊंगा, और इवन एक इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करने वाली है। और कौन सी समिट हुई थी और व्हाट इज द क्रिएटिव इकोनॉमी, ये आपको समझाऊंगा। देन आफ्टर स्टैंडिंग कमेटी आस्क्ड टू डबल आयुष्मान कार्ड इंश्योरेंस। क्या है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने अभी रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि जो आयुष्मान कार्ड में आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं इसको डबल कर दीजिए। और क्या क्या डिमांड करी है और ऐसी डिमांड क्यों हो रही है मैं बताऊंगा आपको। देन आफ्टर इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। क्या है कि देखो क्या है, मॉर्ले स्टर्ले इंडिया के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी बाय 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, क्या होगा, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पुतिन रेडी ऑन यूक्रेन 30 डेज सीजफायर प्लान। देखो आप जैसा आप जानते हो कि पुतिन और यूक्रेन और वीकेंड से रशिया और यूक्रेन के बीच में बाहर चल रहा है। और अभी क्या हुआ था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहां पर गए थे, सऊदी अरेबिया में डिस्कस करने गए थे यूएसए के ऑफिसर से। और वहां पर डिस्कस हुआ कि यूक्रेन रेडी हो गया है 30 डेज के सीज फायर के लिए विद रशिया। क्लियर? उसी सऊदी अरेबिया मीटिंग में। बट मैंने आपसे प्रीवियसली क्या बोला था कि रशिया ने बिल्कुल कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये सिर्फ ओनली यूक्रेन का स्टेटमेंट है। समझे मेरी बात को? तो इसी वजह से अब क्या है, रशिया का स्टेटमेंट आ गया है, पुतिन साहब का स्टेटमेंट आ गया है। वो क्या है और वो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर जफर एक्सप्रेस अटैक ब्लेम ऑन इंडिया। क्या है कि आपको मालूम है अभी न्यूज में चली रहा है, जफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान में अटैक हो गया था वो सारा ब्लेम इंडिया पे लग रहा है कि इंडिया ने सपोर्ट किया है, इसका पूरा अटैक इंडिया ने करवाया है, इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रही है, शर्म कर लो। क्लियर? तो अब एक और न्यूज है इसके अलावा। देखो क्या है कि एक न्यूज और है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन शायद एग्रीकल्चर ने रिकमेंडेशन दिया है कि वेज हाइक कर दो एमजी नरेगा में। समझे मेरी बात को? ये और न्यूज आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान को शर्म करना चाहिए। देखो रुपी सिंबल क्या है कि देखो आप जैसे आप जानते हो कि डॉलर, यूरो, जैसे डॉलर है, डॉलर का सिंबल क्या है, डॉलर। क्लियर? यूरो का सिंबल क्या है, हर चीज का सिंबल था। बट हमारे रुपी का सिंबल नहीं था, हमें रुपी का सिंबल लिखना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? लिखना पड़ता था ऐसे रुपी। बट कई सारी प्रॉब्लम आ रही थी, बिफोर 2010 से बता रहा हूं, बिफोर 2010 से पहले हम रुपीस को लिखते थे। बट क्या हुआ कि 2009 में गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना रुपी का भी एक सिंबल बनाया जाए। क्या बनाया जाए? रुपी का भी एक सिंबल बनाया जाए। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसमें क्या बोला कि कई सारे रिकमेंडेशन देंगे, कई सारे रुपए के लिए सिंबल इंडिया में दे जाएंगे। तो क्या हुआ कि एक सिंबल आया जिसको बनाया उदया कुमार ने। किसने बनाया? उदया कुमार ने। उदया कुमार, डी उदया कुमार। और इसी को एक्सेप्ट कर लिया एज अ सिंबल ऑफ द रुपी। अब क्या था सिंबल? सिंबल ऐसा था, ये सिंबल था रुपी का, और इसी को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ रुपी का सिंबल जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंटरनेशनल पहचान देगा। क्लियर? अब जैसे कि आप जानते हो कि तमिलनाडु से अभी कंट्रोवर्सी कई सारी चल रही है। देखो सबसे पहले चल रही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर। क्लियर? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर एज पर मेंशन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 2020।
ठीक है। के कस्तूरी रंजन याद है आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020 में, उसके अंदर एक पॉइंट था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए एजुकेशन के अंदर भी। व्हाट आई मीन, एक हिंदी, एक रीजनल लैंग्वेज और एक एडिशनल लैंग्वेज भी सीखना चाहिए साथ में, समझे मेरी बात को, 3 लैंग्वेज का। तो ये कंट्रोवर्सी बनी थी तमिलनाडु के अंदर, क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी बनी डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन ये क्या है? देखो आपको मालूम है कि डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी इंडिया में उनके बाउंड्री को डिसाइड करना एज पर दी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एज पर दी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बट क्या हुआ, ये कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 2026 तक एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप होगा जो कि डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंसी कितनी होंगी, क्लियर, और सीटें कितनी होंगी, स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, क्लियर। अब क्या हुआ कि तमिलनाडु और साउथर्न स्टेट में, जितनी भी साउथर्न स्टेट है, इन्होंने फैमिली प्लानिंग पर बड़ा काम किया था, वी कैन से फैमिली प्लानिंग पर और पॉपुलेशन कंट्रोल पर बड़ा काम किया था। और इसी को देखते हुए तमिलनाडु की पॉपुलेशन और अदर साउथर्न स्टेट की पॉपुलेशन रिड्यूस होते गई। अब क्या है, इनको डर इस बात का है कि अगर हमारी पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है तो इसका मतलब हमें अब पार्लियामेंट में सीट भी कम मिलेंगी, समझ रहे हो मेरी बात को, कि पार्लियामेंट में सीट भी कम हो जाएंगी हमारी, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन बनाया। तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया जो कि एम.के. स्टालिन है, इन्होंने बोला कि 30 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दो डीलिमिटेशन कमीशन को। व्हाट आई मींस, जो कि डीलिमिटेशन कमीशन 2026 में बनना था, अब 2056 में बनेगा, 2056 में बनेगा डीलिमिटेशन कमीशन। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, क्लियर। ये कंट्रोवर्सी हो गई। तीसरी कंट्रोवर्सी आ गई, अब ये भड़क तो चुके थे, अब तीसरी कंट्रोवर्सी आ गई। क्या हुआ कि ये रुपी का सिंबल, रुपी का सिंबल, इन्होंने क्या किया कि अपने तमिलनाडु बजट में क्या किया कि रुपी का सिंबल को चेंज कर दिया, उसमें तमिल एसेंट फंसा दिया, तमिल एसेंट भी बोल सकते हैं, तमिल सिंबल भी बोल सकते हैं, हर चीज तमिल लगा दी। अब वो क्या कंट्रोवर्सी बन गई। देखो क्या होता है कि ये कुछ भी अगर कोई सिंबल होता है, यूनियन डिसाइड करती है, इट इज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द यूनियन, और यूनियन के स्टेट अगेंस्ट नहीं जा सकती, दैट इज द फाइनल डिसीजन, क्लियर। किसी भी यूनियन के मतलब यूनियन के अगेंस्ट कोई भी स्टेट नहीं जा सकती एज पर द डिसीजन ऑफ द यूनियन। जितने भी डिसीजन होंगे यूनियन के, वो स्टेट उसको वी कैन से अगेंस्ट नहीं हो सकती, समझे मेरी बात को। पर क्या है कि इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया, ये पहली स्टेट है ऐसा करने वाली, किसी भी स्टेट ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, ये पहली स्टेट है ऐसा करने वाली। अब यही कंट्रोवर्सी है, इन्होंने कुछ अलग ही सिंबल बना दिया। देखो आप ये देख रहे हो, आप रुपी का सिंबल बना दिया इन्होंने, ये तमिल स्क्रिप्ट का यूज करके इन्होंने ये बनाया है, तमिल स्क्रिप्ट का यूज करके, और ये हमारा रुपी है। ये सिंबल एक्चुअल में सिंबल ये है, जैसे मैंने बताया कि ये सिंबल है, एक्चुअल में सिंबल ये है, और ये 2010 में एडॉप्ट किया था, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज सिंबल है, ये याद रखना। चलते अपन आगे, आज थोड़ा लेक्चर बड़ा रहेगा, बात याद रखना, क्योंकि न्यूज मैंने आज ज्यादा कवर करी है, ठीक है। देखो क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है कि गवर्नमेंट भी वी कैन से $1 बिलियन का एक फंड बनाया है, गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का एक फंड बनाया है फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। $1 बिलियन का फंड बनाया फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन में बताया था वेब समिट के बारे में, वेब समिट, और 2025 कहां पर होना है, मुंबई में, क्लियर। और वेब्स का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। याद रखोगे मेरे दोस्तों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इसका वेब्स का फुल फॉर्म है, क्लियर। अब इसका मेन मोटिव क्या है, देखो विजुअल, ऑडियो, पिक्चर एंड ऑल दीज आर कंसिडर्ड इन वेब्स, समझे मेरी बात को। सारे भी ऑडियो, विजुअल, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, और दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव इकोनॉमी, क्योंकि क्रिएटिव बना रहे हैं,
डाटा कंटेंट बना रहा है, मैं भी तो काम क्या कर रहा हूं, क्रिएटिव इकोनॉमी तो कर रहा हूं, मैं आपको एक वीआईपी कंटेंट बना के दे रहा हूं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन क्रिएटिव इकोनॉमी। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे? मैं एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट मेरा कंटेंट डिफरेंट है, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिव इकोनॉमी। तो क्रिएटिव इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का फंड सेटअप किया है, और इसी के साथ फंड सेटअप करने के साथ इन्होंने 400 करोड़ रुपीस अलोकेट भी कर दी हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव, क्लियर, ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा कहां पर? मुंबई में। और आप जानते हो ये करेगा क्या? ये करेगा इनोवेशन, रिसर्च ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। क्या? रिसर्च ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी, इसका एक काम होगा। समझे मेरी बात को? इतना समझ गए क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है, कितने बिलियन का फंड बनाया है, और कितने रुपीस अलोकेट कर दिए हैं फॉर सेटिंग द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू वर्क ऑन द क्रिएटिव इकोनॉमी रिलेटेड टू इनोवेशन एंड रिसर्च। याद रखना, चलते बनाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन इंक्रीज इंश्योरेंस इन आयुष्मान कार्ड। देखो, जैसे आप जानते हो कि आयुष्मान भारत योजना was started in 2015 in which government provide the 5 lakh insurance to the BPL family। समझे मेरी बात को? ये आयुष्मान कार्ड आया था, 5 लाख रुपए का प्रोविजन था। कितने का? 5 लाख तक का वो साल में खुद का और अपनी फैमिली का इलाज करा सकता है बाय यूजिंग द आयुष्मान कार्ड दैट इज इशू बाय द गवर्नमेंट। समझे मेरी बात को? समझे? इतना समझ में आ गया? अब सुनो मेरी बात। क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ हैज रिकमेंडेशन दैट जो आयुष्मान कार्ड में जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख, इसको बढ़ाकर कितना कर दो? 10 लाख कर दो। कितना कर दो? 10 लाख कर दो। बिकॉज राइट नाउ इन 2025 5 लाख रुपीज इज नथिंग फॉर सर्वाइवल। समझे मेरी बात को? आप जानते हो कि लोगों का पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बताया था कि अगर डेटा देखा जाए 2012 और 13 का एक रिपोर्ट के हिसाब से, तो लोगों का 64.2% पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ इन 2012-13 में। और अगर अभी गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम चलाने के बाद अब गवर्नमेंट का वी कैन से 2023, 22 और 23 का देखा जाए, तो अभी पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर रह गया सिर्फ ओनली 34.2%। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देख रहे हो कि रिड्यूस कितना हो गया है। अब वही और एफर्ट लगाना है, तो गवर्नमेंट का क्या है कि लोगों का पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो इंश्योरेंस कवरेज है 5 लाख का, उसको 10 लाख कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 10 लाख कर दीजिए। अब इसके साथ एक और बात बोली, देखो आपको मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी जो सीनियर सिटीजन के लिए, आयुष्मान कार्ड सीनियर सिटीजन के लिए। उसमें क्या था कि अगर 70 ईयर कोई सीनियर सिटीजन 70 ईयर और अबव है, क्या है? कोई सीनियर सिटीजन 70 ईयर और अबव है, तो उसको चाहे कोई सा भी हो, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कितनी भी हो, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, दैट डजंट मैटर, बट उसको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। वो 5 लाख तक इलाज करा सकता है किसी भी हॉस्पिटल में। बट स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि इसको 70 से रिड्यूस करके 60 ईयर कर दीजिए। कितनी कर दीजिए? 60 ईयर कर दीजिए। समझे मेरी बात को? समझे? ये रिकमेंडेशन दिया स्टैंडिंग कमेटी ऑन वी कैन से हेल्थ ने, किसको? गवर्नमेंट को, कि ऐसा ऐसा कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, हमारा रिकमेंडेशन देने का काम है। चलते अपनाएंगे। इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2028। देखो क्या है कि मॉर्गन स्टैनली इंडिया, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, मॉर्गन स्टैनली इंडिया क्या कहना है? मॉर्गन स्टैनली इंडिया कहना है कि 2028 तक इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। अब अपन समझते हैं अभी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है। देखो, सबसे नंबर 1 है यूएसए की, दूसरी है चाइना की, थर्ड है जर्मनी,
फोर्थ है जापान और फिफ्थ है इंडिया। मतलब इंडिया की पोजीशन इन द फिफ्थ स्टेट, क्लियर, फिफ्थ लाइन में है, क्लियर। बट मॉर्ले स्टल ने इंडिया का बोलना है कि इंडिया की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2028। अब ये कैसे बनेगी मेरे दोस्तों, ये कैसे बनेगी? तो ऐसे बनेगी, इनका बोलना है कि 2023 में इंडिया की इकोनॉमी थी 3.5 ट्रिलियन डॉलर। कितनी थी? 3.5 ट्रिलियन डॉलर थी। अब ये बोल रहे हैं कि 2026 में, अगर देखा जाए 2026 में इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी 4.7 ट्रिलियन डॉलर। कितनी हो जाएगी? 4.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। और अगर 2000 और ये क्या हो जाएगी, जब 4.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी तो यह फोर्थ लार्जेस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, क्लियर। और जब 2028 तक इसकी इकोनॉमी हो जाएगी 5.7 ट्रिलियन डॉलर। कितनी हो जाएगी? 5.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी बाई 2028। और ये जर्मनी को पीछे करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, क्लियर। इसके आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि चाइना की और यूएसए की इकोनॉमी बहुत आगे है एज कंपेयर टू द जर्मनी। अगर रेशो देखा जाए चाइना और जर्मनी में, तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा डिफरेंस है, क्लियर। तो ये है पूरा मामला, समझे मेरी बात को? समझ गए? आपको फैक्ट याद रखना है। और अभी 2025 में देखा जाए तो अभी है ना 4 ट्रिलियन डॉलर तक अपन पहुंच चुके हैं। सही बोल रहा है ये, 4 ट्रिलियन डॉलर तक अपन पहुंच चुके हैं अभी। और 4.7 ट्रिलियन डॉलर एक साल बाद 2026 में पहुंच जाएंगे, क्लियर। कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। पुतिन रेडी विथ यूक्रेन 30 डेज सीजफायर प्लान। देखो क्या है कि पुतिन रेडी हो गया है, पुतिन साहब रेडी हो गए, क्लियर। पुतिन रेडी नहीं हो गया, पुतिन साहब रेडी हो गए। क्या फायदा एक दो मिसाइल मेरे हाथ ताक दे, क्लियर, ICS पर। तो क्योंकि पुतिन साहब का क्या हुआ था, मजाक की बात है, पुतिन यहाँ तो आ नहीं पाएगा क्योंकि मैं इंडिया के मिडिल में बैठा हूँ, क्लियर। ये दिल्ली नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं अटैक करना, और बहुत दूर है रशिया, क्लियर। तो क्या है कि देखो कि क्या हुआ था, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जेलेंस्की, क्या नाम है? जेलेंस्की। ये मतलब क्या है कि आदमी ऐसा हो गया, ये यूएसए ने इसको ऐसा कर दिया है, ये ना यहाँ का है ना वहाँ का है, 2 साइडेड हो गया है। अब ये कहीं का बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा? इसका कारण है, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। कि स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये माना कि मैं पढ़ा चुका हूँ ये आपको। ये जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको बुलाया था ओवल ऑफिस में कि आजा बेटा तेरे से बात करनी है, तो ये बड़ा दम से गया, पुष्पा बन के गए थे भाई साहब, पुष्पा झुकूंगा नहीं, इस तरह की एटीट्यूड रख के गए थे। और ओवल ऑफिस में जाते ही इन्होंने हॉट टॉक स्टार्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको बड़े प्रेम समझाया कि देखो इट विल लीड टू द वर्ल्ड वार थर्ड की तरफ तुम जा रहे हो, और इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इनोसेंट लोग मर रहे हैं तुम्हारी कंट्री के, और तुम्हारी आर्मी डिस्ट्रॉय हो रही है, इसको वार को खत्म करिए। बट इसने बोला कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं घुटने टेकूंगा क्योंकि मैं पुष्पा हूँ, क्लियर। इसने ऐसा बोला। देन आफ्टर इसको भगा दिया, चल भाई तू निकल बाहर व्हाइट हाउस से, मतलब खुद ही आ गए ये, अब भगा क्या दिया, ये खुद ही आ गए व्हाइट हाउस से और सीधे जगह यूरोप में फ्रांस के प्रेसिडेंट एमोल मैक्रोन और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से इनकी मुलाकात हुई, कीर स्टारमर से। और यूरोपियन यूनियन ने इनको 1.8 को समथिंग बिलियन डॉलर का फंड भी अलोकेट कर दिया, क्लियर, रिलीज कर दिया कि चल ठीक है तू लड़ आराम से। तो पर क्या हुआ कि वहाँ से यूएसए की न्यूज़ आई कि इसने बहुत बेइज्जती करी है, बहुत इंसल्ट करी है। अब इसकी मैं बताता हूँ। तो यूएसए ने पूरे जितने भी एड्स और फंड जा रहे थे इसको, तो वो सब बंद करके धर दिए कि अब तुम जाओ लड़ रशिया से, कितना लड़ने वाला है, जब तक मेरा फंड नहीं मिलेगा तब तक तेरे में दम नहीं है कि तू लड़ ले। तो मिलिट्री एड बंद कर दिया यूएसए ने, क्लियर। अब इनको आ गई अकल, तो ये भड़बड़ा है कि अरे अब कैसे लड़ूंगा, अब तो रशिया मेरे को पूरा खत्म कर देगा अगर मिलिट्री एड नहीं मिला मेरे को, अगर आर्म एंड एम्यूनिशन नहीं मिले यूएसए, और यूएसए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूक्रेन रशिया में बार में, क्योंकि जो बिडेन थे इनसे पहले उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया जर्नलिस्ट का, और बोला कि पुतिन को तुम कैसे भी करके निपटाओ, क्लियर। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प अपोजिट है, क्लियर। तो क्या हुआ कि फिर ये भड़बड़ाया आदमी, और भड़बड़ाने के साथ ये गया सीधे कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। यूएसए बोला कि मुझे मीटिंग करनी है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सऊदी अरेबिया में आ जाओ। यूएसए में मैं नहीं जा रहा, मेरे दम नहीं है, वो पुतिन में डोनाल्ड साहब खत्म, मतलब निपटा मुटू देंगे, तो क्लियर। तो सऊदी अरेबिया में जो गया पीस टॉक करने, इसने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं 30 डेज के सीज फायर के लिए रेडी हूँ, अगर 30 दिन तक मैं कोई अटैक नहीं करूँगा रशिया के ऊपर, और रशिया भी मेरे पर ना करे, रशिया का भी कंफर्म नहीं था,
और यूएसए ने बोला ठीक है, तूने अगर राजी हो गया 30 दिन के लिए तो मिलिट्री एड हम स्टार्ट कर देते हैं, जो फंड जा रहा है वो भी स्टार्ट कर देते हैं, तेरे को सब देते हैं हम। चल ठीक है। फिर पुतिन साहब से पूछा गया, तो पुतिन साहब मीडिया वाले गए कि पुतिन साहब ऐसा से बात है, बताइए आपका क्या कहना है। तो पुतिन साहब बोले कि हमारा तो ये कहना है कि हम तैयार तो हैं, मैं रेडी हूं, बट रेडी तभी होऊंगा जब मेरे को यूएसए कंफर्मेशन देगी, जब मैं यूएसए से कंफर्म कर लूंगा, यूएसए से कंफर्म कर लूंगा इस बात को कि हाँ इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, यूएसए मेरे को गारंटी देगी और मैं अभी इस पर डिस्कशन करना हूं ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। क्लियर? क्योंकि कोई भी वार नहीं चाहता, सब खत्म करना चाहते हैं। तो पुतिन साहब ने बोला कि मैं रेडी हूं 30 दिन के सीजफायर के लिए, अब कोई अटैक नहीं करेगा 30 दिन तक, बट मुझे अभी यूएसए का कंफर्मेशन चाहिए, मुझे एक मीटिंग चाहिए यूएसए के साथ, क्योंकि मीडिएटर तो वही है ना, क्योंकि वही है मीडिएटर जो करा रही है। और ये चीज तो मैं आपको 2 या 3 महीने पहले बता चुका हूं, न्यूज़पेपर एक इंडिविजुअल मैंने वो वीडियो बनाया था, उसमें मैं बता चुका हूं मैं आपको कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उसी दिन रशिया और यूक्रेन का वार खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो ये बताया था मैंने आपको। क्लियर? तो ये कहानी है पूरी, समझ लेना। चलो छोड़ो। जफर एक्सप्रेस अटैक इन पाकिस्तान, देखो क्या है कि पाकिस्तान ना घाट का ना कहीं का, क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये क्या है, ये लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान एरिया को सेपरेट कंट्री मांग रही है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया सपोर्ट करती है, इंडिया सपोर्ट करती है और इंडिया टेररिज्म फैला रही है। क्लियर? पाकिस्तान के अंदर। अब इनको कौन समझाए कि इंडिया कभी किसी का टेररिज्म नहीं फैलाती, तुम लोग टेररिज्म फैलाते हो, तुम हो क्या कहते हैं तुम्हें, आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी नहीं है। क्लियर? तो क्या है कि एक अभी जफर एक्सप्रेस चलती है बलूचिस्तान से लेकर मेनलैंड ऑफ द पाकिस्तान तक, तो जफर एक्सप्रेस पर क्या हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर दिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर दिया, जिसमें 21 पैसेंजर की डेथ हो गई, पैसेंजर की डेथ हो गई। अब इस डेथ में क्या हुआ कि इस डेथ में पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जफर एक्सप्रेस की ट्रेन अटैक में। क्या बोला कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन जफर एक्सप्रेस अटैक। क्या बोला कि जफर एक्सप्रेस अटैक में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया ने बोला कि यार कैसी बातें कर रहे हो, बेसलेस बातें क्यों कर रहा है भाई पाकिस्तान, तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो मतलब बस इंडिया को इन्वॉल्व करना। इसको क्या करना है, पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यू खत्म करनी है, बस। कुछ भी झूठ माट बोल के कि भारत को आतंकवाद बना दिया। अगर भारत आतंकवाद होता तो इंटरनेशनल इतनी समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, ये तुम्हारी तरह आतंकवाद नहीं है हमारे यहाँ पर। क्लियर? जो तुम्हारी अभी एक इंडेक्स आया था, मैंने जो पढ़ाया था कि एक इंडेक्स में पाकिस्तान इज द सेकंड बिगेस्ट टेररिस्ट कंट्री, और हमारा नाम कहाँ था भाई, तुम्हारा नाम तो सेकंड था, हमारा नाम कहाँ था उसके अंदर। वो इंडेक्स जो आया था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सेकंड अफेक्टेड टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान। तो क्या यार, कुछ भी इंडिया ने बोला बेसलेस ब्लेम है, पागल हो गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा, बस इंडिया को ले आते हैं, उनको कुछ नहीं है, उनको 2-4 रोटी दो, इनको खत्म करो यार। इंडिया से मैं बोलता हूँ कि 10-20 रुपये बांट दो, जैसे तिलक मिलक लगा के 10-10 रुपये बांट दो इनको, तो इनका पेट भर जाएगा, पर वो मानते नहीं है। ठीक है, इंडिया लोग भी। तो क्या है कि जफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में अभी जफर एक्सप्रेस पर अटैक कर दिया था और उसमें 21 पैसेंजर मर गए थे। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अब आगे मैं बताऊंगा क्या है। इंडिया ने बोल दिया कि हम बेसलेस ब्लेम है, इसलिए मैंने बताया था, नहीं तो बात ही नहीं करता इन लोगों के बारे में। क्लियर? क्या है कि अभी स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम चल रही है, जिसमें क्या है, नरेगा स्कीम क्या है, 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे लेबर का काम करना ये मिलता है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का काम करना किसी लेबर में, इसमें जो गरीब फैमिली से सिंगल मेंबर को मिलता है गारंटेड 100 डेज का। अब क्या है दोस्तों कि अब इस स्कीम में एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसने एक रिकमेंडेशन दिया है। क्या रिकमेंडेशन दिया है कि रिकमेंडेशन बोला है कि जो नरेगा की वेज है उसको इंक्रीज किया जाए। भाई क्यों?
because increasing कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने के कारण क्या किया जाए, एएमजी नरेगा का वेज भी डबल किया जाए, एएमजी नरेगा का भी वेज डबल किया जाए या फिर बढ़ाया जाए। इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। और अगर देखा जाए तो इसका वेज कैसे निकाला जाता है, कौन सा इंडेक्स यूज करा जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर का यूज करा जाता है टू फाइंड आउट द बेस इन द एएमजी नरेगा। बट क्या है कि इस स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि जो रूरल लेवल का ये सीपीआई यूज करा जा रहा है, ये इंडेक्स प्रॉपर पैरामीटर कवर नहीं करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर नहीं करता है, इन्फ्लेशन को कवर नहीं करता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी लेस वेज प्रोवाइडेड टू द वर्कर ऑफ एएमजी नरेगा। क्या है, वर्कर ऑफ एएमजी नरेगा। क्लियर, इनका ये कहना है। अब देखो क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट से बोला तो है, अब गवर्नमेंट देखते हैं क्या करती है। गवर्नमेंट से इतने बड़े कई सारे, और इन्होंने एक और बात बोली कि इवन कई सारी स्टेट में वेरी भी कर रहा है, वेरिएशन इन टर्म ऑफ वेजेस। किसी स्टेट में वेज ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम वेज है, किसी स्टेट में कुछ ज़्यादा ही है, और कभी कभी तो डिले पेमेंट, डिले वेज, इवन कुछ में लीकेज भी होता था, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, लीकेज आता है। तो गरीब लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने बोला स्टैंडिंग कमेटी ने कि यार ऐसा मत करो, मतलब करना का गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है। उन्होंने बोला है कि वेज थोड़ा बढ़ा दो, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, लोगों का रेंशन बढ़ गया है, 200 250 300 रुपये में कुछ नहीं होता है पर डे के हिसाब से, थोड़ा बढ़ाओ इसको वेज को, तो वो ऐसा हो जाएगा। क्लियर, तो इनका ये कहना है। क्लियर, तो इसी के साथ ये दोनों दिन के 14th एंड 15th ऑफ मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस भी करना है। फिर इसके बाद इस वीडियो के नीचे जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर की लिंक दी हुई है, उसको देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।